टीपू सुल्तान जंग आफ्टर जंग जीतते चले जा रहे थे, पर वो इन जंगों को किस तरीके से जीत रहे थे ये भी अपने आप में एक बड़ी बात का विषय है। लेकिन क्रॉनिकल से छपे इस आर्टिकल के हवाले से इतिहासकार कलकोनी विट्ठल हेगड़े लिखते हैं, एक टीपू सुल्तान जब इस बात का पता टीपू सुल्तान के पिता को चला, यानी हैदर अली ने एक पैनल आदेश जारी किया। इसने लोगों का उनके प्रति देखने का रवैया बिल्कुल बदल के रख दिया। पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के बाद हमें पता चलता है कि टीपू सुल्तान का कैरेक्टर सन 1751 मैसूर के राजा हैदर अली के यहाँ एक संतान का जन्म होता है। ये संतान कोई आम बच्चा नहीं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के सबसे बड़े महान और सबसे बड़े विवादास्पद राजा टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान ये बच्चा बचपन से ही बड़ा आश्चर्यजनक था। इसकी प्रतिभा, इसकी बुद्धि और इसकी सोच, ये सब कुछ अपनी आम बच्चों से हटकर बड़ी खास हुआ करती थी। टीपू सुल्तान में एक बड़ी खास बात थी। आप लोग बहुत सारी कहानियों से ऑलरेडी वाकिफ हैं और आप बहुत सारे ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इधर उधर से या फिर किताबों से इस बारे में जान चुके होंगे टीपू सुल्तान ने अपने प्रारंभिक जीवन में क्या क्या किया। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन बातों के बारे में शायद ही आपको पता होगा। एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं विलियम डैलिम्पल, ये अपनी किताब द अनार्की में लिखते हैं कि अगर सन 1780 की लड़ाई, जो कि पोलीलूर की लड़ाई थी, टीपू सुल्तान अपने फादर हैदर अली का साथ ना देते या युद्ध में अपने पिता के साथ एक निर्णायक भूमिका ना निभाते, तो उस लड़ाई को जीतना हैदर अली के लिए नामुमकिन था। तो इससे इस बात का पता चलता है कि बहुत ही अर्ली एज में टीपू सुल्तान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये थी कि पोलीलूर की लड़ाई सन 1780 में जीतने के बाद टीपू सुल्तान न केवल अपने राज्य के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर फिगर बन बैठे थे। चारों तरफ केवल उनके नाम के चर्चे थे। टीपू सुल्तान के बारे में और दूसरे इतिहासकारों ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि पोलीलूर की लड़ाई का टीपू सुल्तान के राजनीतिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पोलीलूर की जंग ने टीपू सुल्तान के जीवन को एक नेगेटिव तरीके से भी प्रभावित किया था। एक तरफ तो जनता के हीरो बन गए थे, उनकी चारों तरफ गूंज थी, चारों तरफ प्रसिद्धि थी, लेकिन दूसरी ओर वो कुछ लोगों की आंखों का कांटा बन गए थे। टीपू सुल्तान की पोलीलूर की जीत के बाद अंग्रेज ये समझ गए थे कि अगर टीपू सुल्तान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही वो पूरे हिंदुस्तान पे एक छत्र राज्य कायम कर देगा। और अंग्रेजों की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी यही था। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र करके टीपू सुल्तान को हराने और उसको खत्म करने की कोशिश की, और वो काफी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी रहे। जैसा कि आप जानते हैं, अंत में टीपू सुल्तान मराठा और अंग्रेजों की एक साथ साझा युद्ध का शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान जंग आफ्टर जंग जीतते चले जा रहे थे, पर वो इन जंगों को किस तरीके से जीत रहे थे ये भी अपने आप में एक बड़ी बात का विषय है। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि वो अपनी जंगों में अल्टीमेट ब्रूटैलिटी कमिट करते थे। अल्टीमेट ब्रूटैलिटी, नृशंस हत्याएं करते थे। टीपू सुल्तान के महल से पाए गए मैनिफेस्टो के कागजात को देखने से पता चलता है कि उन्होंने मालाबार और कुर्द में हिंदू और ईसाइयों के मास कन्वर्जन का आदेश दिया था। बात है सन 1784 की। अटान मोयन करिक्कल, जो कि टीपू सुल्तान के द्वारा अपॉइंटेड एक रेवेन्यू अफसर था, वो अपनी लोकेलिटी में मौजूद एक टेम्पल था जिसका नाम था मंजेरी टेम्पल। उसने मंजेरी टेम्पल को पूरी तरीके से लूट लिया और मंजेरी के जो राजा थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान के अंडर में एक ट्रीटी साइन करी थी कि हाँ भाई मैं आपके अंडर में काम करूंगा और अपने राज्य को चलाऊंगा, बदले में आपको रेवेन्यू दूंगा, उसने उस राजा जो कि मंजरी राजा था उसके घर को भी एकदम लेवल डाउन कर दिया, पूरी तरीके से तोड़फोड़ दिया। ये खबर जैसे ही टीपू सुल्तान तक पहुंचती है, उसने तत्काल प्रभाव से मंजरी टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए फाइनेंशियल एड दी, मंजरी राजा को मिले और उनको आश्वासन दिया। न सिर्फ आश्वासन दिया बल्कि सपोर्ट भी दिया। साथ ही साथ वो ऑफिसर जिसको खुद टीपू सुल्तान ने अपॉइंट किया था, उनके ही राज्य में मौजूद एक हिंदू मंदिर को लूटने और एक हिंदू राजा के मकान को जमींदोज करने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई। दोनों स्टोरी से हमें टीपू सुल्तान के दो रवैयों का पता चलता है। एक तो ये कि वो विदेशी भूमि पे एकदम नृशंस हो जाता था और वहाँ पे वो बेशक अपने रिलीजन का कंप्लायंस कराता था, लेकिन अपने एरिया में वो एक हीरो था और वो कभी भी किसी भी व्यक्ति का कन्वर्जन नहीं करता था। उल्टा अगर उसकी बिरादरी का कोई आदमी ये हरकत करने की कोशिश करे तो वो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ, जो भी वाजिब सजा होती थी वो सजा देता था। लेकिन क्रॉनिकल से छपे इस आर्टिकल के हवाले से इतिहासकार कलकोनी विट्ठल हेगड़े लिखते हैं, इफ टीपू सुल्तान was not there to rescue the पीठा,
इट वुड हैव नॉट बीन एग्जिस्टेड नाउ। इतिहासकार हेगड़े लिखते हैं कि जब शारदा मंदिर में अटैक हुआ तो टीपू सुल्तान केरला के कन्नौर में एक जंग में व्यस्त थे। तो आगे लिखते हैं कि सच्चिदानंद भारती जो कि उस मंदिर के पुजारी थे, उनको टीपू सुल्तान ने रेस्क्यू किया, उनको भारी मात्रा में दान दिया। उन्होंने एक चांदी की पालकी और स्फटिक का शिवलिंग वहां पर दान किया, जिसकी पूजा आज तक होती है। इस तरीके से तो कहानी के अभी दो एस्पेक्ट पता चल रहे हैं। एक कि मालाबार में टीपू सुल्तान ने भारी मात्रा में हत्याएं कराई, नृशंस हत्याएं कराई और मास कन्वर्जन कराया। कुर्द में ईसाइयों और हिंदुओं का मास कन्वर्जन कराया गया। वहीं दूसरी ओर वो मंदिर में दान पुण्य करते हैं, पुजारियों की रक्षा करते हैं, लेकिन अभी भी किसी परिणाम पे पहुंच जाना एक जल्दीबाजी होगी। लिहाजा इनके जीवन का एक बड़ा ही खास हिस्सा है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे खास हिस्सा होता है, उससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं, और वो है टीपू सुल्तान का वैवाहिक जीवन। टीपू सुल्तान के वैवाहिक जीवन के बारे में एक बड़ा मजेदार किस्सा दिखाई पड़ता है। उनके पिता हैदर अली ने उनकी शादी का प्रस्ताव कहीं और दे रखा था और वहां से स्वीकृत भी हो गया था। उनकी माता ने कहीं और दे रखा था और वहां से स्वीकृत भी हो गया था। लेकिन इनके माता और पिता दोनों को इस बात का पता नहीं था कि इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने बेटे की शादी तय कर रखी है। जब इस बात का पता टीपू सुल्तान के पिता को चला तो उन्होंने एक फाइनल आदेश, यानी हैदर अली ने एक फाइनल आदेश जारी किया कि टीपू सुल्तान की शादी उसी दिन होगी जिस दिन मुकर्रर उन्होंने करी है, लेकिन दोनों लड़कियों से। इस तरीके से टीपू सुल्तान की शादी दो महिलाओं साथ एक ही दिन में होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इतिहासकारों ने जब इस बात से पर्दा उठाया कि टीपू सुल्तान के हरम में तकरीबन 601 महिलाएं थी, इसने लोगों का उनके प्रति देखने का रवैया बिल्कुल बदल के रख दिया, क्योंकि हमारा समाज आज भी इस तरीके के कल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही कहीं से स्वीकार करता है। टीपू सुल्तान की पॉलिटिकल लाइफ और उनकी बैटल लाइफ, जंगी जीवन के बारे में दोनों तरीके के पहलुओं को गहराई से समझने के बाद हम लोग इस बात को तो समझ गए हैं कि उनका जीवन प्लस एंड माइनस दोनों ही तरीके के सब्सटेंसेस से पूरी तरीके से भरा हुआ था। जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की बनाई हुई रॉकेट में मॉडिफिकेशन करके उस रॉकेट का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ करना शुरू किया तो टीपू सुल्तान ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी थ्रेट बन गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य को अपने लिए अपने सामने मौजूद इस थ्रेट को पूरी तरीके से खत्म करना बेहद जरूरी था और इसीलिए उन्होंने मराठाओं से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाया। पूरी कहानी को ध्यान से सुनने के बाद हमें पता चलता है कि टीपू सुल्तान का कैरेक्टर अपनी किंगडम के लिए तो बिल्कुल रॉबिन हुड के जैसा था, और मालाबार और कुर्द में हिंदुओं और ईसाइयों का जो मास कन्वर्जन हुआ, मास जिनोसाइड हुआ, वो इस बात का सबूत है कि टीपू सुल्तान का रहम दूसरे राज्यों के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। लेकिन अभी तक की पूरी कहानी को अगर हम लोग एग्रीगेट स्टडी करें तो 60% तो उनके अंदर हीरो वाले गुण ही दिखाई पड़ते हैं और 40% कमियां तो हर किसी में होती हैं। टीपू सुल्तान के जीवन की इस गजब की कहानी से हम 3 बातें अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहला, आपको अपने लोगों के लिए हमेशा दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। दूसरा, आपको अपने लोगों में बिना पक्षपात करे न्याय करना चाहिए। अगर अपने लोगों के लिए आपको जान भी देनी पड़े तो आपको उसमें जरा भी गुरेज नहीं करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं कुमार अनुभव, लॉयर, मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनालिटी डेवलपर आपके पास लेकर के आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल as more as it is possible. Thank you so much.